Hello, Comgad family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा फिलिप्स कर्व. सो ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे फिलिप्स कर्व से रिलेटेड सारी चीजें एंड फिलिप कर्व्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड देन कीन्जियन एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलिप कर्व. फिलिप्स कर्व जो था उसकी कीन्जियन ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है. कोलैप्स ऑफ फिलिप कर्व हाइपोथेसिस. यहां पर बोला है कि जो कोलैप्स होगा फिलिप कर्व हाइपोथेसिस का वो हम देखेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फिलिप कर्व. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फिलिप कर्व्स का क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में. सो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं. फिलिप्स कर्व बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है. सो अगर आपके बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं देन प्रीवियस वीडियोस जाके देख लीजिए. यहाँ पर हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के सारे ही टॉपिक स्टार्टिंग से कंप्लीट किए हैं एंड जितने भी बाकी बचे हैं हम सारे यहाँ पर अकॉर्डिंगली कंप्लीट करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से. In 1958, A.W. Phillips, a professor at London School of Economics, published a study of wage behavior in the United Kingdom for the year 1861 and 1957. यहाँ पर देखो हम फिलिप कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि फिलिप्स कौन थे, क्योंकि फिलिप्स कर्व बोला है कि फिलिप्स के द्वारा जो कर्व दिया गया था. ठीक है, तो फिलिप्स कौन है यहाँ पर. A.W. फिलिप्स उनका पूरा नाम है, जो कि प्रोफेसर थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जिन्होंने एक स्टडी पब्लिश की थी जो वेज बिहेवियर से रिलेटेड थी यूनाइटेड किंगडम में, यूके में. ठीक है, 1861 और 1957 से. तो यहाँ पर देखेंगे फिलिप्स के बारे में. फिलिप्स फाउंड एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस. सो देखो प्रीवियस वीडियोस जो हमने कंप्लीट की है उसमें हमने मनी के बारे में पढ़ा था कि मनी क्या होती है, डिमांड फॉर मनी क्या होती है, एंड इन्फ्लेशन की वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो की थी कि इन्फ्लेशन क्या होता है. उसमें हमने देखा था कि इन्फ्लेशन में क्या क्या चीजें हमारी इफेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें देखी थी. तो इसमें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है देन पहले जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, उसी से रिलेटेड है. तो यहाँ पर बताया गया कि फिलिप ने क्या पाया कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में. इनवर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, इनवर्स का मतलब यहाँ पर है अपोजिट रिलेशनशिप. ठीक है, यहाँ पर देखो आपको दो वर्ड देखने को मिलते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक होता है इनवर्स रिलेशनशिप. सो डायरेक्ट का मतलब है कि आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप दे रखा है, जैसे किसी भी दो चीज का अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का ले लें और इन्फ्लेशन का ले लें. ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब है यहाँ पर कि अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप. एंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होगा. ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप. ठीक है, जैसे अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, ये हो जाता है इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप. ठीक है, किस किस के बीच में, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस. So the higher rate of unemployment, the lower rate of wage inflation. यहाँ पर क्या बोला कि जब इनवर्स रिलेशनशिप है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जब हाई होगा तो रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उल्टा है, अपोजिट है. ठीक है, द फिलिप्स कर्व शोज दैट द रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट. इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब समझते ही आपको क्लियर हो गया होगा. क्या बोला है कि फिलिप कर्व में ये शो किया गया है कि रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन जो है जैसे जैसे डिक्रीज होगा उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा. ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ही यहाँ पर ये है कि अपोजिट रिलेशनशिप. एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी, एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज उसके साथ साथ बढ़ेगी. तो यहाँ पर ये बोला है कि जैसे इन्फ्लेशन जो गिवन है हमारा, इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा तो उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, ये चीज आपको गिवन है. Philip curve, which was first explanation of its kind to show the negative relationship between unemployment and inflation rate. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या शो करता है, निगेटिव रिलेशनशिप शो करता है. ठीक है, निगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है किन दोनों चीजों के बीच में, फर्स्ट वन
अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में और दूसरी चीज इन्फ्लेशन के रेट में। फिलिप कर्व में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या होता है फिलिप कर्व में, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है, पहला अनएम्प्लॉयमेंट रेट के और दूसरा इन्फ्लेशन रेट के। तो दोनों चीजों में जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है वही हमारा शो करता है फिलिप कर्व। सो आगे देखेंगे फिलिप कर्व के बारे में, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, द फिलिप कर्व शोज दैट द रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उल्टा हो गया उसका, अगर वेज इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो वेज इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। एज्यूमिंग WT एज अ वेज इन करंट टाइम पीरियड, WT यहाँ पर शो कर रहा है W को वेजेस से और T टाइम पीरियड से, ठीक है। सो यहाँ पर WT जो है वो शो कर रहा है वेजेस करंट टाइम पीरियड में, एंड WT+1 जो है वो शो कर रहा है नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए, मतलब जो टाइम पीरियड चल रहा है उससे आगे वाले टाइम पीरियड के लिए +1 कर देंगे। द रेट वेज इन्फ्लेशन GW इज डिफाइंड एज फॉलोज, मतलब यहाँ पर हमारा किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर GW आपको गिवन है WT+1 यानी कि नेक्स्ट टाइम पीरियड वाला जो है उसमें हम ऐड कर देंगे करंट टाइम पीरियड का, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर वेज करंट पीरियड से, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड देन बाय रिप्रेजेंटिंग द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद U, जो नेचुरल रेट होगा अनएम्प्लॉयमेंट का उसको शो करेंगे U से। समझ में आ रहा है, वेजेस को W से और यहाँ पर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को U से। द फिलिप कर्व इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो हम फिलिप कर्व की इक्वेशन किस तरीके से बना सकते हैं, GW इज इक्वल्स टू U माइनस U डैश, यहाँ पर आपको गिवन है कि ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट, अब इन दोनों में फर्क क्या है, चेंज क्या है वो देखते हैं हम। यहाँ पर आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, दिस इक्वेशन स्टेट दैट वेजेस आर फॉलिंग व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सीड द नेचुरल रेट। अनएम्प्लॉयमेंट जब ज्यादा होता है तो वेजेस कम होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। व्हेन U इज ग्रेटर देन U डैश, U जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। एंड राइजिंग व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज बिलो द नेचुरल रेट, और कब राइज होगा अनएम्प्लॉयमेंट, जब नेचुरल रेट कम होगा। डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल रेट, यहाँ पर आपको ये वाला U जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का है और ये जो है ये नेचुरल रेट का है, ठीक है। सो यहाँ पर U माइनस U डैश आ जाएगा, इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट गैप, वेयर ये साइन जो आपको दिख रहा है सिग्मा टाइप का, मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयमेंट। ये किस चीज को मेजर करता है, रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करता है जो वेजेस टू एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। दिस सिचुएशन कैन बी algebraically stated by rewriting equation 1 above as follows। अब यहाँ पर हमने दो इक्वेशन बनाई, इनको देखते हुए हम इससे नई इक्वेशन एक बना सकते हैं जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, WT+1 इज इक्वल टू WT1 माइनस सिग्मा U माइनस U डैश, एंड ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे फिलिप्स कर्व की इक्वेशन। अब देख लेते हैं इसका फिगर। सो यहाँ पर देखो फिलिप कर्व को किस तरीके से शो किया है, ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस, ये हो जाएगी x एक्सिस। अब y एक्सिस पे आपको शो हो रहा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, कि परसेंटेज यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, एंड x एक्सिस पे आपको शो हो रहा है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो हम फिलिप कर्व पढ़ रहे हैं उसमें फिलिप कर्व में आपको किसके बीच का रिलेशनशिप दे रखा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मींस कि एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको शो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से गया है एंड इन्फ्लेशन आपका 5 6 7 8 9 10 है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि अगर हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5 है एंड हमारा यहाँ पर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 8 है, ठीक है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 8 है एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5 है। सो ये पॉइंट हमारा यहाँ आके बन रहा है, ठीक है, यहाँ आके बन रहा है। अब अगर हम दूसरी चीज दूसरे स्टेप पे जाते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेप पे क्या जाएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है वो डिक्रीज होके 6 हो गया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होके 6 हो गया तो यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनवर्स रिलेशनशिप की बात करें, इनवर्स रिलेशनशिप की बात
बात करें, सो इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगा, एंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज से डिक्रीज ले जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो 8 से 6 हो गया। ठीक है, 8 से 6 होगा, सो यहाँ पर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, सो इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 6 है एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6 है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो डिक्रीज हुआ है एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। इनवर्स रिलेशनशिप साफ साफ दिख रहा है, 6 and 6, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट और डिक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन और इंक्रीज होगा। तो यहां पर देखो, अनएम्प्लॉयमेंट अगर 6 से जाके 4 हो गया, ठीक है, 6 से 4 हो गया, तो यहां पर जो इन्फ्लेशन था वो 6 से कहां जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, सो 4 और 8 ये वाला पॉइंट बन जाएगा। एंड देन इसी तरीके से अगर अनएम्प्लॉयमेंट 4 से 3 पे आ गया, डिक्रीज होके 3 पे आ गया, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन और हाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। एंड आप इसको इस तरीके से देखो, यहां पर देखो हमारा पहले जो था वो अगर इन्फ्लेशन की तरफ से देखें, सो इन्फ्लेशन अगर 10 था तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हमारा 3 था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट 3 था एंड इन्फ्लेशन 10 था। अब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करें, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को 3 से 4 ले जाए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर जो है इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, 10 से 8 आ जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज है कि फिलिप कर्व में आपको क्या शो किया गया है कि अगर आपकी एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, एंड अगर आपकी एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज इंक्रीज होगी। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फिलिप कर्व में क्या है। सो ये जो आपके पॉइंट्स बन रहे हैं एंड ये जो कर्व बनेगा, ये हमारा आ जाएगा फिलिप कर्व। ठीक है, अच्छे से शो हो रहा है कि फिलिप कर्व किस तरीके से बनेगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन शो करता है एंड इनवर्स रिलेशन शो करता है। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी चीज डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, कीन्जियन एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलिप कर्व। अब फिलिप ने क्या किया, अपना कर्व दे दिया। अब कीन्जियन ने क्या किया, फिलिप कर्व को देखते हुए उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी। कीन्जियन इकोनॉमिस्ट एज्यूम दैट अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व। उन्होंने क्या एज्यूम किया, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ स्लोप करता हुआ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्डली ड्यू टू 2 रीजंस। अपवर्ड क्यों करता है, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोप क्यों करता है, 2 रीजंस की वजह से। पहला है आउटपुट इज इंक्रीज, आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज होगा इकोनॉमी में। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न बिगिन टू ऑपरेट इन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बिगिंस टू डिक्लाइन। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो होगा लेबर का वो डिक्लाइन होना शुरू कर देगा, कम होना शुरू कर देगा। ठीक है, सो इसकी वजह से करता है, सिंस द मनी वेजेस आर फिक्स्ड, जो वेजेस मनी है वो फिक्स रहती है। अ फॉल इन एमपीपीएल लीड्स टू राइज इन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेजेस अपॉन एमपीपीएल। मतलब जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है लेबर का वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा एंड वेजेस ले लेंगे, तो उससे हमारी मार्जिनल कॉस्ट वहां पर निकल के आ जाएगी। एंड इससे क्या होता है, जब वेजेस फिक्स रहते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, राइज हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, सेकेंडली द मार्जिनल कॉस्ट गोज अप ड्यू टू अ राइज इन द वेज रेट एज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आर इंक्रीज। दूसरा ये वजह है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है एंड इससे क्या होता है, वेजेस रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है एंड आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। फॉलोइंग राइज इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज एंड हैज द वेज रेट ऑल्सो इंक्रीज। सो इससे क्या होता है, जो डिमांड होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है उस तरीके से लेबर की डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो जब लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी तो वेज रेट भी इंक्रीज होंगे। एज मोर एंड मोर लेबर इज एम्प्लॉयड द वेज रेट कंटिन्यू टू राइज एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म इंक्रीज। जैसे जैसे लेबर जो है वो एम्प्लॉय होती रहती है बिजनेस फर्म में तो वेज रेट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है फर्म की वो इंक्रीज होती रहती है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी उनके प्रोडक्ट की, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो रही तो अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई के लिए क्या, प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन कौन करता है, लेबर से होगा। ठीक है, तो लेबर चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए। अब लेबर
इंक्रीज हुई यहाँ पर, तो लेबर इंक्रीज हुई तो वेज रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, उसी से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, सो ये थी कीन्जियन की एक्सप्लेनेशन। इनका कर्व देख लेते हैं। देखो फिलिप कर्व हमें जो गिवन था, फिलिप्स ने जो दिया था, तो इन्होंने क्या किया, उसमें प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को शो किया है कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई है उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। फिलिप कर्व अभी हमने समझा, सेम वही है यहाँ पर। अब देख लेते हैं हम रियल जीएनपी, कीन्जियन ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है। सो यहाँ पर ये आपका प्राइस लेवल शो हो रहा है एंड ये आपकी इनकम शो हो रही है। वाई से जो है इनकम शो हो रही है, पी से प्राइस लेवल है। ये जो है आपका अपवर्ड स्लोपिंग, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग बोला है, अपवर्ड जाता है एंड एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा इस तरीके से जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर इन्होंने बोला कि प्राइस लेवल जो आ रहा है जिस इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड से, वही प्राइस लेवल यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है फिलिप कर्व में। ठीक है, सो फिलिप कर्व की जो कीन्जियन है उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोलैप्स ऑफ द फिलिप कर्व हाइपोथेसिस। जो फिलिप कर्व की हाइपोथेसिस थी उसका क्या कोलैप्स है। द शिफ्ट इन द फिलिप कर्व अकॉर्डिंग टू कीन्जियन इज ड्यू टू एडवर्स सप्लाई शॉक एक्सपीरियंस इन द 70s in the form of unprecedented oil price hike। कीन्जियन के अकॉर्डिंग फिलिप कर्व में जो शिफ्ट हुए किसकी वजह से, एडवर्स सप्लाई शॉक की वजह से। तो यहाँ पर 70s में बोला है कि कुछ ऑयल प्राइस हाइक हुए थे, उसकी वजह से जो शिफ्ट हुआ है। तो एडवर्स सप्लाई शॉक गेव राइज टू फिनोमेना ऑफ स्टैगफ्लेशन एंड द ब्रेकडाउन ऑफ फिलिप कर्व हाइपोथेसिस। सो एडवर्स सप्लाई शॉक जो थे उन्होंने स्टैगफ्लेशन को राइज किया, स्टैगफ्लेशन जो फिनोमेना होता है उसको बढ़ाया एंड जो फिलिप कर्व हाइपोथेसिस था उसका ब्रेक डाउन हुआ। द इंपैक्ट ऑफ एडवर्स सप्लाई शॉक्स ऑन नेशनल प्रोडक्ट एंड द प्राइस लेवल इज डिपिक्टेड। यहाँ पर क्या डिपिक्ट किया गया कि जो भी एडवर्स सप्लाई के इम्पैक्ट है नेशनल प्रोडक्ट पे पड़े वो प्राइस लेवल से डिपिक्ट हुए। द ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई कर्व AD0 एंड AS0। AD0 यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड 0 है, ठीक है, एंड AS0 एग्रीगेट सप्लाई 0 आर इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट E0 इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंगली द प्राइस लेवल P0 एंड द नेशनल आउटपुट Y0 इज डिटरमाइंड। सो देखो यहाँ पर हम शो करते हैं प्राइस लेवल को P से, ठीक है, आपको शो हो रहा है P0 P1 एंड यहाँ पर एग्रीगेट आउटपुट यानी कि इनकम जो है Y0 Y1 से शो हो रही है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है AS से शो हो रहा है एंड एग्रीगेट डिमांड जो है वो AD से शो हो रहा है एंड जो आपको E पॉइंट गिवन है वो इक्विलिब्रियम का गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्राइस लेवल अगर P0 था, सो यहाँ पर Y0 इनकम Y0 थी एंड P0 प्राइस था। सो जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई 0 थी एंड एग्रीगेट डिमांड थी, सो वहां पर हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। दूसरी चीज कि अगर प्राइस हाई होते हैं एंड यहाँ पर इनकम हमारी Y1 होती है, सो एग्रीगेट सप्लाई हमारी ये रहेगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है, सो ये कोलैप्स यहाँ पर दिखाया कि प्राइस के हाई होने से, प्राइस हाइक्स होने से यहाँ पर क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन फिलिप कर्व। फिलिप कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिलिप कर्व में शॉर्ट और लॉन्ग रन में क्या रिलेशनशिप होता है। द पोजीशन ऑफ द शॉर्ट रन फिलिप कर्व पासिंग थ्रू अ लॉन्ग रन फिलिप कर्व इज डिटरमाइंड बाय द एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। जो शॉर्ट रन फिलिप कर्व की पोजीशन होती है वो कहां से थ्रू होके जाती है, लॉन्ग रन फिलिप कर्व से। सो वो डिटरमाइन करती है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से। ठीक है, द शॉर्ट रन फिलिप कर्व कैन बी कंपेयर टू द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिकॉज बोथ द कर्व आर ड्रॉन विद अ गिवन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। अब देखो यहाँ पर हमने सप्लाई की बात की थी, तो जो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और यहाँ पर जो हमारा शॉर्ट रन कर्व है उसको दोनों को यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल वहां पर गिवन है। द शॉर्ट रन फिलिप कर्व ड्रॉन विद एन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट शिफ्ट इट्स पोजीशन एज इन्फ्लेशन रेट चेंज। जो भी इन्फ्लेशन रेट चेंज होता है, जो भी इन्फ्लेशन रेट की वजह से शिफ्ट होता है कर्व में, वो हम यहाँ पर शॉर्ट रन फिलिप कर्व में करते हैं। If the actual inflation rate is greater than the price level expected inflation rate, the short run Philip curve will shift upward and vice versa। जैसे भी हमने पीछे देखा, क्या बोला
कि इन्फ्लेशन रेट अगर हाई होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है प्राइस लेवल से जितना एक्सपेक्ट किया गया था इन्फ्लेशन रेट, तो शॉर्ट रन में फ्लिप कर्व क्या होता है, अपवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है। इसी के अपोजिट हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा जब प्राइस लेवल जो है जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होगा। द डिस्टेंस बाय विच द शॉर्ट रन फ्लिप कर्व शिफ्ट टू अ न्यू पोजीशन इज इक्वल टू द चेंज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब यहाँ क्या बोला कि जो भी डिस्टेंस होती है शॉर्ट रन फ्लिप कर्व में शिफ्ट होने की, जो भी पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन तक होती है, तो वो क्या शो करती है कि ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन में जो भी चेंज हुआ है वो डिस्टेंस है ये, ठीक है। जैसे अगर हम माने कि यहाँ पर अगर ये यहां से यहां आ गया, ठीक है, पहले यहां था अब यहां आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या शो कर रहा है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो चेंज हुआ है, अब चाहे वो इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर शो हो रही है, इन्फ्लेशन रेट आपको वाई एक्सिस पे गिवन है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको एक्स एक्सिस पे गिवन है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इन्फ्लेशन रेट 4 था एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 था, ठीक है। सो यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये पॉइंट, ठीक है। एंड देन अब इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन रेट, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, सो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में यहाँ पर रिलेशनशिप देखेंगे कि लॉन्ग रन फ्लिप कर्व में और शॉर्ट रन फ्लिप कर्व में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस दो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कीन्जियन थ्योरी थी उसमें हमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताया, तो हमें एग्रीगेट सप्लाई भी देखनी है, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसमें हमने देखा फ्लिप कर्व के बारे में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा क्या होता है फ्लिप कर्व, एंड देन उसकी फिगर किस तरीके से हम बनाएंगे, किस तरीके से कर्व बनता है, एंड कीन्जियन की क्या एक्सप्लेनेशन थी फ्लिप कर्व को लेके, उन्होंने अपना फिगर दिया कि किस तरीके से हमारा कर्व जाएगा, एंड देन कोलैप्स ऑफ फ्लिप कर्व हाइपोथेसिस, और उसके बाद शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फ्लिप कर्व जो होता है उन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। देन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।